मुफ्त की बिजली और पानी बांटकर केजरीवाल ने दिल्ली की सत्ता हथिया ली। लेकिन इस मुफ्त की रेवड़ी को बांटने के चक्कर में हिमाचल प्रदेश ताजा कंगाल हुआ तो सुखविंदर सुक्खू सरकार ने मुफ्त की योजनाएं बंद करना शुरू कर दिया। अब उसी राह पर पंजाब है। अगस्त महीने में कर्मचारियों को 4 दिन बाद वेतन नसीब हुआ। कर्ज में डूबे पंजाब का खजाना मुफ्त की रेवड़ी बांटने, भगवंत मान के चेहरे को चमकाने और केजरीवाल एंड फैमिली को हवाई जहाज में बैठाकर पूरे देश की सैर करवाने, आम आदमी पार्टी की रैलियों में करोड़ों फूंकने में खर्च हो गया। हिमाचल प्रदेश का हाल देख भगवंत मान सरकार के हाथ पांव फूलने लगे तो उन्होंने मुफ्त की रेवड़ियों को वापस लेना शुरू कर दिया और सबसे पहले केजरीवाल के मुफ्त की योजना पर ही बिजली गिरा दी। इतना ही नहीं, पेट्रोल और डीजल पर वैट बढ़ाकर जनता को महंगाई की मार झेलने के लिए मजबूर कर दिया। खजाने की हालत को सुधारने के लिए भगवंत मान ने बिजली पर दी जाने वाली सब्सिडी को पूरी तरह से खत्म कर दिया। मतलब कि अब राज्य की जनता को महंगी बिजली खरीदनी होगी। पंजाब कैबिनेट की बैठक में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में क्रमशः 61 पैसे और 92 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी गई। इसके साथ ही 7 किलोवाट तक के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को मिलने वाली सब्सिडी वाली बिजली योजना भी वापस ले ली गई। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में यह फैसला लिया गया। कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पेट्रोल और डीजल पर वैट बढ़ाने का फैसला लिया गया। उन्होंने कहा कि पेट्रोल पर वैट 61 पैसे और डीजल 92 पैसे प्रति लीटर बढ़ाया जाएगा। चीमा ने कहा कि ईंधन पर वैट में बढ़ोतरी से डीजल से 395 करोड़ रुपए और पेट्रोल से 150 करोड़ रुपए का राजस्व बढ़ने का अनुमान है। बताया जा रहा है कि पंजाब सरकार ने वित्तीय हालत सुधारने के लिए फैसला किया है। राज्य के खजाने पर दबाव कम करने के लिए सरकार की ये बड़ी रणनीति का हिस्सा है। अगस्त महीने में राज्य सरकार के कर्मचारियों को 4 दिन की देरी से सैलरी और पेंशन मिली थी। इस साल मार्च में पेश किए गए बजट में वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने अनुमान जताया था कि 2024-25 तक राज्य का कर्ज 3,74,000 करोड़ रुपए पहुंच जाएगा। ये राज्य के कुल जीडीपी 8 लाख करोड़ से अधिक का 46% से अधिक है। पंजाब की खराब माली हालत को देखते हुए जुलाई में राज्य सरकार को 16वें वित्त आयोग से राहत पैकेज की मांग तक करनी पड़ी। भगवंत मान ने राज्य के विकास को गति देने के लिए 1,32,000 करोड़ रुपए की मांग की। मुफ्त की सौगातें देकर सरकारी खजाना खाली करने के लिए आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना हो रही है ताकि वो अपने चुनावी वादों को पूरा कर सके, क्योंकि महिलाओं को हर महीने कैश देने से कई वादे अब तक पूरा कर पाने में भगवंत मान नाकाम रहे हैं। दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की जमानत सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में फंसा दी। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, जो शख्स रिश्वत के लिए डिस्टिलरी बंद करवा सकता है वो कुछ भी कर सकता है। इस बात पर केजरीवाल को जमानत नहीं मिली और लटक गई। इतना ही नहीं, सीबीआई के वकील एसवी राजू ने यह भी कहा कि केजरीवाल जमानत के लिए शॉर्टकट मारने की कोशिश कर रहे हैं। जब हाईकोर्ट ने केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट जाने को कहा तो ये वहां जाने की जगह सीधा सुप्रीम कोर्ट आ गए। अगर ऐसे में केजरीवाल को जमानत मिली तो ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट का क्या मतलब रह जाएगा। केजरीवाल की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने एक से एक दलीलें पेश की, जिसका एसएसजी एसवी राजू ने जोरदार जवाब दिया। एसवी राजू ने इस मामले में पंजाब का एंगल भी जोड़कर केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ा दी। पंजाब में भी दिल्ली जैसी ही शराब नीति लागू की गई। इसी बात को लेकर राघव चड्ढा कई बार कह चुके हैं, जो पॉलिसी पंजाब में अच्छी है वो दिल्ली में खराब कैसे हो सकती है। लेकिन पता नहीं क्यों राघव चड्ढा ने कई महीनों से चुप्पी साध रखी है। खास तौर से केजरीवाल की गिरफ्तार होने के बाद से सीबीआई की जोरदार दलीलों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अगर सुप्रीम कोर्ट सीबीआई की गिरफ्तारी से जुड़े इस मामले में जमानत देता है तो केजरीवाल का बाहर आना तय है, क्योंकि उन्हें ईडी वाले केस में पहले ही सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सीबीआई सिर्फ केजरीवाल को जेल में रखना चाहती है, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई के पास इतने दिनों में एक भी सबूत नहीं जुटा पाई। सीबीआई ने साफ कहा कि केजरीवाल सीधा कोर्ट नहीं आ सकते, उन्हें जमानत के लिए पहले लोअर कोर्ट जाना होगा, वहां से उन्हें जमानत लेनी होगी। सीबीआई की ओर से पेश एसवी राजू ने कहा कि कुछ आरोप पत्रों का जमानत पर असर हो सकता है, वे गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। हमने अपने हलफनामे में भी इसका जिक्र किया है। इस शराब घोटाला मामले में पंजाब का भी एंगल है। वहां के महादेव लिकर के पास थोक बिक्री का लाइसेंस था, वो रिश्वत देने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसकी डिस्टिलरी बंद कर दी गई। सिंघवी ने जवाब दिया कि सीबीआई सिर्फ 2 आधार गिना रही है। पहला कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे, दूसरा वो सही तथ्य छिपा रहे हैं। सिंघवी ने कहा कि महादेव लिकर मामले में केजरीवाल का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। उसमें केजरीवाल को
घसीटने का मतलब सिर्फ उन्हें गिरफ्तार करके रखने का एक तरीका है। सुप्रीम कोर्ट को इस बात को समझना होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि कथित शराब घोटाला में सीबीआई ने करीब 2 साल तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया और जब ईडी की ओर से दर्ज धन शोधन मामले में जमानत मिली तो 26 जून को गिरफ्तार किया। उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से कहा, गिरफ्तारी से पहले सीबीआई ने उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया। वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के सीएम के लिए जमानत का अनुरोध करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल एक संवैधानिक पद के अधिकारी हैं और उनके भागने का कोई खतरा नहीं। इस पर एसबी राजू ने कहा कि कानून में कोई खास आदमी नहीं होता, सब आम आदमी होते हैं। कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल और आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष अब सीबीआई के रडार पर आ गए हैं। वजह ये कि इन दोनों ने मिलकर ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले के सबूत मिटाए। विनीत गोयल से राष्ट्रपति की तरफ से दिया गया पुलिस पदक भी वापस ले लिया जा सकता है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला डॉक्टर से हुई दरिंदगी की घटना के बाद देश भर में आक्रोश का माहौल है। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साध रहे हैं और इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वजह ये कि एक तो वो सीएम है और दूसरे राज्य का गृह और स्वास्थ्य विभाग उनके पास ही है और डॉक्टर मर्डर मामले में ये दोनों ही विभाग संदिग्ध हैं। बंगाल बीजेपी प्रमुख सुकांत मजुमदार ने कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर बड़ा आरोप लगाया। सुकांत मजुमदार ने कहा कि कोलकाता रेप मर्डर केस के अगले ही दिन संदीप घोष ने सबूतों से छेड़छाड़ की कोशिश की थी। इस संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक आदेश को भी पोस्ट किया गया। बंगाल भाजपा प्रमुख सुकांत मजुमदार ने आरोप लगाया कि पूर्व प्रिंसिपल ने रेप कांड के अगले ही दिन सेमिनार हॉल के पास रेनोवेशन का आदेश दिया। यहीं महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार हुआ और बाद में उसकी हत्या भी कर दी गई। आरोप लगाया गया कि पीड़िता की मौत के ठीक एक दिन बाद 10 अगस्त को आदेश जारी हुआ। सुकांत मजुमदार ने यह भी कहा कि प्रदर्शनकारियों के आरोपों के बावजूद पुलिस कमिश्नर लगातार इनकार करते रहे। सुकांत मजुमदार ने एक्स पर जो लेटर शेयर किया वो पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की तरफ से पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर को लिखा हुआ बताया जा रहा है। लेटर में कहा गया, अस्पताल के विभिन्न विभागों में डॉक्टर के कमरे और अलग अलग से अटैच्ड टॉयलेट्स की कमी है। रेजिडेंट डॉक्टर्स की मांग के मुताबिक तुरंत आवश्यक कार्रवाई करें। सुकांत मजुमदार ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी लेटर को शेयर करते हुए निशाना साधा। एक्स पर सुकांत मजुमदार ने लिखा, ये पत्र पुष्टि करता है कि साक्ष्य नष्ट करने के लिए पीड़िता की मौत के अगले ही दिन सेमिनार हॉल को ध्वस्त किया गया था। स्वास्थ्य मंत्री और विफल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश के बिना ऐसा नहीं हो सकता। मतलब कि संदीप घोष ने सेमिनार हॉल की दीवारों को तोड़वा दिया और पुलिस ने ट्रेनी डॉक्टर के पिता पर डेड बॉडी देने के साथ ही रिश्वत लेने और कोरे कागज पर दस्तखत करने के लिए दबाव बनाया। मतलब कि मामले में दोनों की भागीदारी साफ है। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर उनसे अनुरोध किया कि वो वर्तमान में कोलकाता के पुलिस आयुक्त विनीत गोयल को दिए गए राष्ट्रपति पुलिस पदक और पुलिस पदक को वापस ले लें। इससे पहले कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स के एक प्रतिनिधिमंडल ने शहर के पुलिस आयुक्त विनीत गोयल को हाथ से बनाई गई कृत्रिम रीढ़ भेंट की थी और इस मामले में कथित चूक के लिए उनके इस्तीफे की मांग की। ये कार्रवाई पुलिस को अपनी रीढ़ मजबूत करने के लिए कहने का एक तरीका था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पश्चिम बंगाल की पुलिस व्यवस्था क्रूरता की हद तक पहुंच गई है, जहां रेप और मर्डर के बाद जब बॉडी पीड़िता के परिजनों को सौंपी जाती है, ठीक उस वक्त पुलिस अफसर उसके परिजनों को कैश ऑफर करते हैं और सादे कागज पर दस्तखत करवा लेते हैं ताकि बाद में अपने हिसाब से उनके बयान को दर्ज कर मामले को रफा दफा कर दिया जाए। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या के मामले में भी ममता बनर्जी की पुलिस ने यही सब किया। पहले घंटों तक बॉडी देखने नहीं दी और उसके कई घंटे बाद जब बॉडी सौंपी गई, उस वक्त डॉक्टर के पिता को डेड बॉडी सौंपने के समय ही कोलकाता पुलिस के डीसी नॉर्थ ने पैसों का ऑफर दिया, साथ ही सादे कागज पर दस्तखत करने को भी कहा। मतलब कि पुलिस का इरादा मामले को रफा दफा करने का था। अब सवाल ये है, क्या ममता बनर्जी डीसी नॉर्थ के खिलाफ कार्रवाई करेंगी? क्या वो बताएंगी कि किसके कहने पर बॉडी के साथ पैसों का ऑफर किया गया और उसी वक्त सादे कागज पर दस्तखत क्यों चाहता था? इन सवालों के अंदर ही डॉक्टर की हत्या और रेप की सारी गुत्थी उलझी हुई है। तो क्या ममता बनर्जी नॉर्थ डीसी को कस्टडी में लेकर पूछताछ की इजाजत देंगी? पीड़िता के पिता ने पुलिस के रवैये को लेकर पहली बार अपनी पीड़ा का खुलकर इजहार किया।
अभया के माता पिता ने कहा कि कोलकाता पुलिस के डीसी नॉर्थ ने मुझे पैसे देने की कोशिश की, हमने मना कर दिया, जबकि इस मामले में डीसी सेंट्रल हर दिन झूठ बोल रहा है, मुझे कौन जवाब देगा। वहीं पीड़िता अभया के चाचा ने कहा कि उन्होंने हमसे सफेद कागज पर दस्तखत करने को कहा, हमने मना कर दिया, हमने कागज फाड़ दिया। कोलकाता के आरजीकर कांड को करीब 1 महीने का वक्त गुजर गया, लेकिन इस मामले में अभी कोई ठोस खुलासा नहीं हुआ है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल की पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया कि हमारी बेटी इस अस्पताल में खत्म हो गई, हम चाहते थे कि वो डॉक्टर बने। हमारे पास कई सवाल हैं। सुबह 11 बजे मुझे जब बताया गया कि उसने आत्महत्या कर ली है, हमें उसे देखने में 3 घंटे लग गए। हमने पुलिस से उसे देखने के लिए विनती की, उन्हें पोस्टमार्टम करने में देरी क्यों हुई। पीड़िता के पिता ने कहा कि शाम 6:40 से 7 बजे तक मैंने एफआईआर दर्ज की, उन्होंने एफआईआर में देरी क्यों की, उन्होंने अप्राकृतिक मौत क्यों दर्ज की। पीड़िता के पिता ने कहा कि हम 12 से 7 बजे तक वहां थे, लेकिन अस्पताल ने हमसे बात नहीं की, उन्होंने हम पर बहुत दबाव बनाया, हम घर वापस चले गए। वहां 400 पुलिस वाले थे, हमें शव जलाना पड़ा, मेरी बेटी मर गई, हमें नहीं पता ये सब किसने किया। पीड़िता के पिता ने कहा कि हम शव रखना चाहते थे, मगर जल्दबाजी में उसे जला दिया गया। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या के विरोध में कोलकाता समेत पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार के कार्यालयों के घेराव के दौरान पासकुड़ा और ओंडा में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हुई। वहीं कांग्रेस ने भी इस मामले पर विरोध प्रदर्शन करते हुए जांच में तेजी लाने की मांग की। महिलाओं के खिलाफ ऐसी घटनाओं को रोकने में विफलता के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग करते हुए बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पश्चिमी मेदिनीपुर जिले के पासकुड़ा और बांकुड़ा जिले में ओंडा में नारेबाजी कर टायर जलाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। शरद पवार और राहुल गांधी ने ऐसा खेल किया कि उद्धव ठाकरे सीधा सरेंडर मोड में आ गए। करीब 1 महीने से उद्धव ठाकरे खुद को सीएम फेस के रूप में पेश किए जाने को लेकर कांग्रेस और शरद पवार पर दबाव बना रहे थे। दिल्ली आकर राहुल और सोनिया गांधी से आग्रह करने से लेकर शरद पवार के घर बार बार दौड़कर जाना, एमवीए की बैठक में तड़क भड़क दिखाना कोई काम नहीं आया। कांग्रेस और पवार दोनों ने एक सुर में उद्धव ठाकरे को सीएम फेस के तौर पर पेश किए जाने से इनकार कर दिया। शरद पवार ने तो ये भी साफ कर दिया कि जिसके पास ज्यादा विधायक होंगे, सीएम की कुर्सी उसी पार्टी को मिलेगी, ताकि नतीजों के बाद भी उद्धव ठाकरे किसी गलतफहमी में न रहें। अब अगर उद्धव ठाकरे को सीएम बनना है तो उन्हें सबसे ज्यादा विधायक जीतने होंगे, या फिर दूसरों का खेल बिगाड़ कर अपनी संख्या को बढ़ाना होगा। उद्धव ठाकरे की तरफ से तो ये भी कहा गया कि दिल्ली में राहुल और मुंबई में उद्धव, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। कांग्रेस और पवार दोनों बिना किसी चेहरे के चुनाव में उतरना चाहते हैं। अब कांग्रेस और शरद पवार के आगे उद्धव सेना भी झुकती दिख रही है। पार्टी नेता संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एमवीए के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर बातचीत बाद में भी हो सकती है, इसलिए क्योंकि पहला लक्ष्य राज्य में भ्रष्ट महायुति सरकार को हटाना है। उनकी टिप्पणी शरद पवार के उस बयान के एक दिन बाद आई जिसमें उन्होंने कहा था कि एमवीए को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चुनाव परिणामों के बाद संख्या बल के आधार पर इसका निर्णय लिया जा सकता है। राउत ने कहा कि पवार साहब 100% सही बोल रहे हैं, ये 3 दलों की सरकार है, लेकिन महाराष्ट्र में एमवीए को बहुमत मिल रहा है। हमारा पहला काम वर्तमान सरकार को हटाना है। हम बाद में किसी भी समय मुख्यमंत्री पद के बारे में बात कर सकते हैं। उनकी टिप्पणी से संकेत मिलता है कि उनकी पार्टी ने इस बात पर अपना रुख नरम कर लिया है कि राज्य में अगली सरकार कौन संभालेगा। पिछले महीने शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सहयोगी दलों से मुख्यमंत्री पद का चेहरा तय करने के लिए कहा था और इस शीर्ष पद के उम्मीदवार के लिए अपना समर्थन देने की बात कही थी। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने कहा था कि मुख्यमंत्री पद को लेकर एमवीए सहयोगियों के बीच कोई खींचतान नहीं है। इससे पहले कोल्हापुर में पत्रकारों से बातचीत में पवार ने कहा था कि मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला चुनाव परिणाम आने के बाद किया जा सकता है। उन्होंने कहा था कि एमवीए के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का फैसला इस आधार पर किया जाएगा कि कौन सी पार्टी सबसे अधिक विधानसभा सीटें जीतती है। महाराष्ट्र में नवंबर में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है।